नमस्कार दोस्तों, मैं सीए रवि अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टैक्स मंच पर। दोस्तों, आज हम आपसे डिडक्शंस के ऊपर बात करेंगे। इनकम टैक्स के अंदर कुछ प्रोविजंस हैं कि जिसमें यदि आप कुछ स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट या स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर करते हैं तो आपको उनके अगेंस्ट अपनी इनकम में से डिडक्शंस अलाउड होती है। आप वो डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका टैक्स कम हो जाएगा। इन डिडक्शंस को क्लेम करने का पहला थंब रूल ये है कि ये जिस साल में आप इसकी पेमेंट करेंगे उसी साल में आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसमें एक्रूअल प्रोविजंस नहीं चलते हैं। इन डिडक्शंस में सबसे पहला प्रोविज़न जो मोस्ट पॉपुलर प्रोविज़न है वो है सेक्शन 80C, जिसके तहत आप 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन ले सकते हैं और इसमें कई सारे इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर हैं। एक एक करके उन एक्सपेंडिचर और इनकम के साथ में क्या कंडीशंस हैं जिससे आप डिडक्शन ले सकते हैं, उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहला उसमें आता है LIP, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि अगर वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC में कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी डिडक्शन उनको मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं है। आप इसके अंदर अगर वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट प्रीमियम देंगे वही डिडक्शन मिलेगी। उसमें भी वो प्रीमियम आपका सम एश्योर्ड का 20% से ज़्यादा पूरे साल में पे नहीं होना चाहिए। मतलब आपको कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा प्रीमियम पे करना है, तभी आपको उस साल के प्रीमियम की डिडक्शन मिलेगी। दूसरे नंबर पे जो प्रोविज़न आता है वो आता है स्कूल फीस, ट्यूशन फीस टू ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल और यूनिवर्सिटी। इसमें आप अपने 2 बच्चों की जो भी स्कूल फीस पे करते हैं वो आप डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन स्कूल फीस में केवल ट्यूशन फीस का डिडक्शन मिलता है। उसके साथ में जो डेवलपमेंट फीस या एनुअल फीस या एग्जामिनेशन फीस जो कुछ भी चार्जेस उसमें साथ में लगे होते हैं उसकी डिडक्शन उसमें नहीं मिलती। फर्दर एक और चीज़ याद रखने वाली बात है, यदि आप स्कूल फीस की 10,000 रुपये से ज़्यादा की पेमेंट करते हैं पूरे स्कूल फीस की और वो कैश में करते हैं, या आप जो है अकाउंट पे ही चेक या ओवरड्राफ्ट से नहीं करते हैं, तो आपको उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। इस सेक्शन में आप केवल 2 बच्चों तक की ही डिडक्शन ले सकते हैं। अगर ज़्यादा बच्चों की आप स्कूल फीस पे कर रहे हैं तो किसी भी 2 बच्चों की स्कूल फीस की पेमेंट की डिडक्शन आप ले सकते हैं। उसके बाद सबसे एक और बढ़िया सेक्शन उसमें जो आता है वो आता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड अधिकतर एम्प्लॉयर ही काटते हैं और वो 2 पार्ट में कटता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर। बहुत से लोगों को ये डाउट होता है कि ये 2 जगह जो PF कटा है इस पूरे दोनों की ही डिडक्शन मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें सबसे पहली बात ये कि जो एम्प्लॉयर का जो पोर्शन है वो आपकी इनकम का पार्ट ही नहीं होता। भले ही जब आपको जो है CTC के हिसाब से पैकेज बता करके एक टोटल वैल्यू बताई है उसमें वो टोटल काटते हैं, लेकिन अगर आप अपना फॉर्म 16 देखेंगे तो उसमें एम्प्लॉयर शेयर वो आपकी इनकम का पार्ट नहीं होता है, और जब वो इनकम का पार्ट नहीं होता तो इस वजह से उस वाले पोर्शन की डिडक्शन नहीं मिलती। एक और रूल है कि यदि आप जो है 12% से ज़्यादा आपकी बेसिक सैलरी का PF कटता है तो आप जो है इसकी डिडक्शन 12% से ज़्यादा जो भी अमाउंट होगा उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद एक सबसे बढ़िया पॉपुलर इन्वेस्टमेंट प्लान आता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे चलता है और इसमें आप 500 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे मिलने वाला ब्याज यदि पूरे साल में 2.5 लाख रुपए से कम होता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। उसके बाद जो प्रोविज़न आता है वो आता है NSC। ये पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है जो 5 साल और 10 साल 2 इश्यूज आते हैं, 8th और 9th। इसमें अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो अमाउंट की डिडक्शन आप 80C में ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखने वाली बात है, ये इसके साथ में जो अमाउंट मिलता है इंटरेस्ट का वो मिलता तो मैच्योरिटी के साथ ही है, लेकिन इनकम टैक्स के प्रोविज़न में हर साल एक स्पेसिफाइड कैलकुलेशन के हिसाब से इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है।
हालांकि ये इंटरेस्ट क्योंकि आपको मिला नहीं है, ये रीइन्वेस्टमेंट माना जाता है और रीइन्वेस्टमेंट के केस में आप इसकी 80C में ही डिडक्शन ले सकते हैं। अब यदि आपकी दूसरे सोर्सेज में पहले से ही 1.5 लाख की लिमिट पूरी हो चुकी है तो ये अमाउंट आपका एक तरह से टैक्सेबल हो जाता है। जब आप 5th ईयर में जब ये जिस साल में मैच्योरिटी होती है तो उस साल का बचा हुआ ब्याज क्योंकि रीइन्वेस्ट नहीं हुआ तो वो टैक्सेबल ही होता है। अगर आप इसको अमाउंट को कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं तो वो गलती होगी, आप इसको ज़रूर से ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो सबसे अच्छी चीज़ आती है वो आती है रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। लेकिन जो रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन है वो आपको डिडक्शन मिलती है प्रिंसिपल अमाउंट की। जो भी आप होम लोन पे करते हैं जनरली बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, उसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों अमाउंट जुड़े होते हैं। आपको एक सर्टिफिकेट पूरे साल में लेना होता है। आप उस सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि कितना इंटरेस्ट का पेमेंट आपने किया है और कितना आपने रीपेमेंट किया है प्रिंसिपल का। जो रीपेमेंट प्रिंसिपल का पोर्शन है वो 80C में जाता है और जो इंटरेस्ट का पोर्शन है वो हाउस प्रॉपर्टी पे जाना है। जो इंटरेस्ट की डिडक्शन किस तरीके से मिलेगी, कितनी मिलेगी, जब हम हाउस प्रॉपर्टी की डिडक्शंस के बारे में बात करेंगे तो आपको डिटेल में बता देंगे। अभी आप रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन में सिर्फ और सिर्फ यदि आपने बैंक को पेमेंट किया या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पेमेंट किया तो उसके प्रिंसिपल की डिडक्शंस आपको मिल सकती। उसके बाद नेक्स्ट है स्टैम्प ड्यूटी। अगर आप किसी भी स्टैम्प ड्यूटी को पेमेंट करते हैं कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के लिए तो उस स्टैम्प ड्यूटी की पेमेंट की भी आप जो है डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है, स्टैम्प ड्यूटी की पेमेंट आप वैसे कैश में कर सकते हैं लेकिन वो कैश आपकी बुक्स में निकला हुआ होना चाहिए। और दूसरा चीज़ ये कि अगर आप स्टैम्प ड्यूटी की पेमेंट की डिडक्शन लेते हैं तो जब आप कैपिटल गेन की कैलकुलेशन उस प्रॉपर्टी को बेचते टाइम करेंगे तो उसकी डिडक्शन आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपका 80C पहले से ही कंप्लीट है तो आप 80C में स्टैम्प ड्यूटी की पेमेंट की डिडक्शन मत लीजिए। उसके बाद एक और इन्वेस्टमेंट आता है FD। अगर 5 साल से ऊपर की होती है और टैक्स सेविंग FD होती है। कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि कोई भी 5 साल की FD जो होती है उसकी डिडक्शन मिल जाती है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप FD किसी भी बैंक में कराएंगे तो 5 साल की 2 तरह की बनती है, एक टैक्स सेविंग बनती है और एक 5 साल की अलग से नॉर्मल वाली बनती है। जो टैक्स सेविंग FD है उसी का आपको डिडक्शन मिल सकता है। इसी तरह से कुछ यूलिप्स और म्यूचुअल फंड है जो टैक्स सेविंग आते हैं। अगर वो टैक्स सेविंग है तो आप उसकी डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि विदिन 3 ईयर्स आप उनको नहीं बेच सकते। उनका लॉक इन पीरियड कम से कम 3 साल होता है। यदि आपने उनको बेचा 3 साल से पहले किसी भी कारणवश तो वो अमाउंट आपका अदर सोर्स में जाकर के टैक्सेबल हो जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। आशा करता हूँ आपको ये प्रोविजंस आपके लिए जब आप रिटर्न फाइल करेंगे और बाकी कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें आपको फ़ायदेमंद होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख करके भेज सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी आप बात करना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर्स दे रखे हैं, मोबाइल नंबर्स दे रखे हैं, आप उनसे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।